हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी सिंह स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। और ये हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये आज हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। और जो हमारी हेडिंग इसकी बची हुई क्वेश्चन की वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन चल रहा है हमारा 3D 4D और 5D सीरीज़ के कंपेरिजन पे। ठीक है, तो चलिएगा जो सबसे पहले हेडिंग हमारी देखते हैं। सबसे पहले जो हमारी यहाँ हेडिंग है वो है हमारी यहाँ रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी के बारे में हम यहाँ बात कर लेंगे। जो रिएक्टिविटी हम यहाँ देख रहे हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है वो रिएक्टिविटी है। रिएक्टिविटी में हमने क्या लिखा हुआ है? रिएक्टिविटी अगर आप बात करेंगे हिंदी में तो इसे हम बोल देते हैं क्रियाशीलता। ठीक है, इसे क्या बोल देते हैं? क्रियाशीलता। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो समझ लेंगे आराम से, आपको ऐसी कोई भी यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इसके बाद में हमने इसमें क्या लिखा हुआ है? सबसे जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ होती है उसकी जो टर्म है, ठीक है, वो हमें सही से समझना होता है इसमें क्या है क्या नहीं है। तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं इसमें रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी की मेन टर्म्स हमने पढ़नी पड़ेगी कि इसकी जो मुख्य शर्त है, मेन टर्म्स है, वो क्या है, किस कारण से ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी जो हम थ्योरी पढ़ेंगे तो हमें आराम से समझ में आ जाएगा। तो थ्योरी पढ़ना शुरू करते हैं। इसकी थ्योरी में लिखा हुआ है दीज एलिमेंट आर केमिकली लेस रिएक्टिव। ठीक है, अगर बात करेंगे किसकी? केमिकली रिएक्टिविटी की, तो ये कैसे होते हैं? लेस रिएक्टिव। अब केमिकली का मतलब आप बोलेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हिंदी से हैं तो इसका मतलब होता है रासायनिक। ये तो समझते ही होंगे मेरे भाई, ठीक है। कैसे होते हैं ये? रासायनिक। अगर हम इनकी किसी से क्रिया कराते हैं, केमिकल रिएक्शन कराएंगे, तो ये कैसे होंगे? लेस रिएक्टिव होंगे, कम क्रियाशील करेंगे। दिस इज ड्यू टू देयर, इसका कारण होता है हाई हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो याद रखेंगे कि हाई टेम्परेचर वाले, ठीक है, ऊर्ध्वापातन बोल देते हैं इसे। ठीक है, अगर हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो भी ये पिघलते नहीं है, इस तरीके से समझिएगा। हाई आयोनाइजेशन एनर्जीज, और जो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं वे भी कैसी होती हैं? अधिक होती हैं, ठीक है। एंड लेस हाइड्रेशन एनर्जीज, और इनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो कैसी होती है? कम होती है। जल से क्रिया करने की भी जो इनकी क्षमता होती है वो कैसी होती है? कम होती है। लेस हाइड्रेशन एनर्जीज ऑफ देयर आयंस, और जो इनके आयन बनते हैं उनकी भी जो हाइड्रेशन एनर्जीज होती हैं वे कैसी होती हैं? कम होती हैं। द रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स जनरली डिक्रीज डाउन द ग्रिप। जो रिएक्टिविटी है किसकी? ट्रांजिशन मेटल आयन की। जब हम किसी ग्रुप में चलते हैं तो वो कैसी होती है? ऊपर से नीचे चलने पर डाउन हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ हम किस में चल रहे हैं? इनकी सीरीज में चल रहे हैं। तो अगर हम सीरीज में भी चलेंगे, ग्रुप में चलेंगे तो ग्रुप में कैसी हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, सीरीज में नहीं होगी। रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स जनरली डिक्रीज डाउन द ग्रुप, अगर ग्रुप में चलेंगे तो डाउन हो जाएगी। जैसे कि आपने पढ़ा होगा उसमें 3rd B 4th B इस टाइप से, ठीक है। सीरीज में नहीं, ऊपर से नीचे चलने पर डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो इनकी जो रिएक्टिविटी है उसके कई सारे कारण हैं डाउन होने के, जैसे कि हीट ऑफ सब्लिमेशन, हाई आयनाइजेशन एनर्जीज, लेस हाइड्रेशन एनर्जी, लेस हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ देयर आयंस। ठीक है, तो इनके जो 4 रीजन्स हैं जिस कारण से ये कैसे होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। तो ये हमें आराम से अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, आपको भी ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके 4 कारण होते हैं। पहला होता है क्या? इसका सब्लिमेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा होता है इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तीसरा होता है इसका हाइड्रेशन एनर्जी, और चौथा होता है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस। ठीक है, इनके जो आयंस होते हैं उनकी भी हाइड्रेशन एनर्जी कैसी होती है? लो होती है। इनके जो मेटल्स होते हैं उनकी भी एनर्जी कैसी होती है? लो होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी बहुत ही अधिक होती है। अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देंगे तभी तो रिएक्टिव होंगे, इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहे हैं, लेने की इनका नेचर होता नहीं है। फिर इसके बाद में एक हमने इसमें पढ़ा था क्या? हीट ऑफ सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन की क्रिया, ठीक है। टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो पिघलने की क्रिया इतना जल्दी इनकी नहीं होती है। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में हमारे पास में अलग हेडिंग है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये बनाएंगे कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा हिंदी की तो याद रखिएगा, इन्हें हम बोल देते हैं कैसे? जटिल यौगिक या संकुल यौगिकों का बनना, ठीक है। कुछ इस टाइप से पढ़िएगा आप इन्हें। तो यहाँ लिख देते हैं क्या? संकुल यौगिकों का बनना, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो याद रखिएगा संकुल यौगिकों का बनना। कैसे बनते हैं संकुल यौगिक, क्या कारण है संकुल यौगिकों का बनने का, वो भी हम इस वाली ही हेडिंग में क्लियर कर लेंगे, जो सी हेडिंग हमारी ये शुरू हो रही है। सबसे पहले हमने इसमें क्या लिखा हुआ है देखिएगा, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स साल्ट। ये कॉम्प्लेक्स साल्ट बनाते हैं, अधिकतर ये कॉम्प्लेक्स साल्ट ही बनाते हैं। दिस इज ड्यू टू
प्रेजेंस ऑफ स्मॉल हाईली चार्ज आयंस। ठीक है, इसका कारण क्या है कि इनका जो आयन होता है, जो ये मेटल का जो आयन बनता है वो कैसा होता है, साइज में बहुत ही छोटा होता है, और उसका जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, बहुत ही हाई होता है, हाईली चार्ज होता है। ठीक है, विद वैकेंट ऑर्बिटल, और उसके पास में होते हैं वैकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो क्या कर सकते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, डोनेटेड बाय द एटम्स और ग्रुप्स, जो किसी एटम और ग्रुप के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दान दिया जाता है, डोनेट किया जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसे एक्सेप्ट करने के लिए इनके पास में होते हैं खाली डी कक्षक। ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, इनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, दीज एटम्स और ग्रुप्स आर कॉल्ड लिगेंड्स, और ये जो ग्रुप और जो एटम्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे रहे हैं, ठीक है, जो पेयर दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का, उन्हें क्या बोल देंगे, उन्हें हम बोल देंगे लिगेंड। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म बाय दिस लिगेंड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा डोनेट कर रहे हैं एटम्स और ग्रुप्स, और देने के बाद में क्या बना रहे हैं, वे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा उसे हम क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे वही हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया यहाँ से। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने ये सबसे पहला जो एग्जाम्पल ले रखा है, ये एग्जाम्पल हमने ले रखा है Fe का। कैसे बनाता है Fe कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हमने दिखाया। सबसे पहले Fe ले रखा है, Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप से हम इनका लिख सकते हैं। बेटा अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत आ रही है प्यारे दोस्तों, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो किस में जाएंगे, S में जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ कितने लिखे हुए हैं, 6 एक साथ लिखे हुए हैं अलग अलग से, ताकि आपको कुछ भी डाउट ना हो। अगर इलेक्ट्रॉन 6 हैं, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है आपके पास में 26, तो 2 किस में जाएंगे, S में, और ये जो 6 हैं आपके, ये किस में जाएंगे, P में, P6। ठीक है, और अगर तीसरी बार लिखा जाए तो याद रखिएगा जितनी बार बीच बीच में इन्होंने कोमा लगा रखा है वही हमारे क्या होते हैं, S P D F, इस टाइप से होंगे। जैसे कि ये क्या है S, ये क्या है P, S P D, इस टाइप से ये अलग से आ जाएगी इसकी। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं इन्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको लिखा दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो के नीचे, वीडियो आपको कैसी लग रही है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर इसके बाद में देखिएगा यहाँ हमने बनाया हुआ है Fe2+, तो Fe2+ को चेक कर लेते हैं। इसके जो बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वे चले जाएंगे इस कंडीशन में। क्यों, क्योंकि आ गया है Fe2+। ध्यान से देखिएगा, Fe पहले था और Fe से क्या बन गया है, Fe से बन गया है Fe2+। इसका मतलब क्या है, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वे चले गए हैं, निकल गए हैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, क्या बन गया, Fe2+ बन गया। जब Fe2+ बन गया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी हमें इसके भेजने पड़ेंगे, अलग दिखाने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे इसमें से। तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे, केवल इतने बचेंगे जितने हमने लिखे हुए हैं, 2 2 6 2 6 6। अब इन्हें आप भर लीजिएगा। ठीक है, जब आप इसे यहाँ से भरेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन किस में रहेंगे, डी में रहेंगे 6, S खाली रहेगा और P भी कैसा रहेगा, खाली। यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं होंगे। अब हमें पता है हमें बनाना है क्या, FeCN64-, हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स आयन। जब हम ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाएंगे तो इस कॉम्प्लेक्स आयन में लिगेंड कौन है, Cn है। और Cn का क्या वर्क होता है, Cn अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसे, आयरन को। जब डोनेट कर देगा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। और एक चीज और समझिएगा आप, यहाँ से एक बात और समझिएगा, जो Cn है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। Cn क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, अगर ये किसी कॉम्प्लेक्स आयन में आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की बैक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स वापस हटेंगे और अपने जोड़े बनाएंगे। यार इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जब आप इसे लिखेंगे तो हम इसे हुंड के रूल के अनुसार नहीं लिखेंगे। ठीक है, हुंड का रूल यहाँ फॉलो नहीं किया जाएगा, आपको बिना हुंड के रूल के लिखना पड़ेगा, हुंड के रूल के अपोजिट लिखना पड़ेगा, समझिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ आपने हुंड के रूल से भर रखे थे, यहाँ आपने अपोजिट भर दिया, शुरू में भी 2 फिर 2 फिर 2, क्योंकि आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है आपके पास में। फिर हमने क्या काम करा, जो हमें मिले हुए हैं पेयर्स, किससे मिले हुए हैं पेयर, Cn लिगेंड से मिले हुए हैं, ये हमने यहाँ भरने शुरू कर दिए हैं। और हमारा जो संकरण है वो बन गया हमारे पास में, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारा क्या हो गया है, D2sp3। ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखा हुआ है इसे आप समझ सकते हैं। ये देखिएगा, ये है हमारे पास में 3D के कितने ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं हमारे पास में, 2, तो D के ऊपर लिख दिया है 2। S का कितना यूज हुआ है, एक ही हुआ है, एक ही होता है जनरली। और P के कितने यूज हुए हैं, 3, तो P के ऊपर कितना लिख दिया है, 3। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिएगा इसने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं।
अगर कोई 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं आप इसे सेकंड यूनिट में, पहले आपको सेकंड यूनिट में पढ़ा चुका हूं। अगर आपने सेकंड यूनिट नहीं पढ़ी है तो जाके सेकंड यूनिट भी पढ़ लीजिएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से इससे जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे पास में कैसा हो जाएगा, इसकी जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास में कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। ये हमारे पास में कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है। डाईमैग्नेटिक है मेरे प्यारे बच्चों, ये डाईमैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास में कोई भी यहाँ आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में कोई भी होता तो ये पैरामैग्नेटिक होता, ठीक है। तो यहाँ इसका कोई भी पैरामैग्नेटिक नेचर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास में कोई भी अकेला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये कैसा है, ये है डाईमैग्नेटिक। चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में किसका है, निकिल का है। अब हमें क्या बनाना है, NiCN का होल 4 2-। तो निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28 होता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप से होगा। फिर हमने क्या काम करा, Ni2+ बना दिया। इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने इससे डोनेट करा दिए। Ni से क्या बना लिया है हमने, Ni से हमने बना लिया है Ni2+ और 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसके यहाँ से निकाल दिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप का इसका हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने यहाँ से देखा, ये हमारे पास में क्या आ गया है इसका। जब हम इसे देखेंगे यहाँ से 3D को, तो इसमें हम जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास में वे भरे हुए यहाँ से भर लेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास में, 8। तो 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें यहाँ भर लेंगे। S खाली है और P भी खाली है। हमें बनाना है NiCN का होल 4। CN कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की बैक बॉन्डिंग होगी, इलेक्ट्रॉन वापस हटकर आ जाएंगे। कितने CN जुड़े हुए हैं यहाँ हमारे पास में, 4 CN जुड़े हुए हैं। तो 4 CN क्या काम करेंगे, देंगे 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन देंगे, ये देंगे CN-, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे, ये यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ से हटा हुआ है ही नहीं यहाँ कुछ भी, ठीक है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, DsP2। क्यों? क्योंकि D का एक यूज हुआ है, 1 रहेगा। S का एक यूज हुआ है, 1 रहेगा। P के कितने यूज हुए हैं, 2। तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और डाईमैग्नेटिक है। डाईमैग्नेटिक का तो आप समझ गए होंगे, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। स्क्वायर प्लेनर पर आप इसे यहाँ से समझ सकते हैं। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग लिगैंड जुड़ेगा और वो कैसे केवल 4 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो हर बार क्या बनाएगा, वो बनाएगा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। याद रखिएगा वो क्या बनाएगा, PLANER, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया यहाँ से। चलिएगा अब इसका दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो जो दूसरा एग्जाम्पल हमने इसका लिया हुआ है, वो दूसरा एग्जाम्पल अब हमने इसका लिया है क्रोमियम का, ठीक है। जो दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में वो किसका है, क्रोमियम का है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप से होता है। ये 3D है, 3D में 5 होते हैं। 4s में कितना होता है, 1। जब ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि देखिएगा ध्यान से 3+ लिख दिया है इस पे। जब 3+ आएगा तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2 चले जाएंगे यहाँ से और 1 चला जाएगा। ये कितने रह जाएंगे, D में 3 रह जाएंगे। 100 कर दीजिएगा 3 को। ये भर दिए हमने 3 इलेक्ट्रॉन। 4s हमारे पास में खाली है। फिर हम 4p को भी देखेंगे तो 4p में भी हमारे पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो चलिएगा फॉर्मेशन पे किसके, Cr NH3 का होल 6 3+ कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्मेशन पे चलते हैं। तो हमने हमारे पास में कितने CN जुड़े हुए, कितने NH3 जुड़े हुए हैं, यहाँ 6 NH3 जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये है, ये क्या होगा, ये 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो एक NH3 होता है इसके पास में होता है एक N डोनर एटम जो दे सकता है एक लोन पेयर, ठीक है, जो क्या दे सकता है, एक लोन पेयर। तो कुल कितने हैं, 6। तो 6 कितने देंगे, 6 लोन पेयर ही देंगे मेरे भाई, ठीक है। तो हमने क्या काम करा, इसके 6 लोन पेयर भर दिए हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और ये 6। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, D2sp3। और यहाँ लिखा हुआ है आपके पास में इसमें ये डाईमैग्नेटिक। ये डाईमैग्नेटिक नहीं है, ये है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखिएगा, एक अनपेयर्ड, दूसरा अनपेयर्ड और तीसरा भी अनपेयर्ड। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में है। तो ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इसमें अनुचुंबकीय गुण होगा। फिर इसके बाद में हम देखते हैं इसका अगला एग्जाम्पल, ठीक है। और एग्जाम्पल हमने इसके नहीं है, केवल यहाँ तक के ही हमारे पास में थे, क्रोमियम तक के। ट्रेंड्स इन डिफरेंट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कप फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसके ट्रेंड्स पढ़ते हैं हम, जो इसके ट्रेंड्स हैं डिफरेंट ट्रांजिशन सीरीज में किसके, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए। नंबर 1 इसमें हमने लिखा हुआ था, इन ए गिवन ट्रांजिशन सीरीज एंड फॉर ए
गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज। ठीक है, यहाँ इसमें लिखा हुआ है कि किसी एक दी हुई ट्रांजिशन सीरीज में दिए हुए ऑक्सीडेशन स्टेट में जो स्टेबिलिटी होती है किसकी, कॉम्प्लेक्स की, वो बढ़ती है अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता है। ठीक है, किसी दी हुई सीरीज में अगर एटम का, किसी भी जो एटम है उनका अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो उनकी जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, वो भी बढ़ेगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो बढ़ेगी, स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। फिर इसके बाद में हमारे पास में पॉइंट 2, इफ द ट्रांजिशन मेटल्स शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ट्रांजिशन मेटल्स एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, द ट्रांजिशन मेटल आयन विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब यह है कि जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगा, अधिक स्थायी कॉम्प्लेक्स बना देगी। स्थायी का मतलब स्टेबल। ठीक है, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स को वो क्या करेगी, फॉर्मेशन कर देगी, लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, मेटल आयन विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी वो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देगी। द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज फ्रॉम बोथ लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, whereas the elements of second and third ट्रांजिशन सीरीज ओनली स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये बनाते हैं कैसे, स्पिन कॉम्प्लेक्स, और जो दूसरे वाले हैं जो हमारे पास में कौन से थे, थर्ड वाले। ठीक है, लिखा हुआ भी है द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज फ्रॉम बोथ स्पिन एंड हाई, जो पहली ट्रांजिशन सीरीज है वो स्पिन और हाई कॉम्प्लेक्स बनाती है, स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। Whereas the elements of second and third series form the spin complexes। स्पिन का मतलब और हाई का मतलब एक तो है निम्न और एक है उच्च। ठीक है, हाई का मतलब उच्च है और स्पिन का मतलब कैसा होता है, चक्रण से, सॉरी। ठीक है, स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्पिन और लो स्पिन, सॉरी। तो इसका मतलब आप समझिएगा, अगर आप इसमें लिखेंगे तो एक जगह हम क्या लिख देंगे, इसमें निम्न चक्रण लिख सकते हैं और एक जगह लिख सकते हैं आप इसमें उच्च चक्रण। ठीक है, लो स्पिन और हाई स्पिन को भी आप हिंदी में समझ लीजिएगा, ये आपको समझ में यहाँ से आ गए होंगे। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे अपनी अगली स्लाइड की। ये आपको समझ में आ गया है, चलिए एक बार फिर से समझा देता हूँ, कोई कंफ्यूजन से रह गई है मन में तो होनी नहीं चाहिए, यहाँ से हम इसमें क्लियर कर लेंगे। हमने शुरू में इसमें लिखा हुआ है, इन ए गिवन ट्रांजिशन सीरीज एंड ए गिवन कॉम्प्लेक्स स्टेट गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीज एज द नंबर एटॉमिक नंबर इंक्रीज। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एटम की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, जो भी आपको उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई थी। इफ द ट्रांजिशन मेटल शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ट्रांजिशन मेटल एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उस कंडीशन में मेटल कैसा होगा, अधिक स्टेबल होगा, कॉम्प्लेक्स अधिक स्टेबल होगा। फिर इसके बाद में है, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास में वे लो स्पिन और हाई स्पिन दोनों टाइप्स के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जबकि जो सेकंड और थर्ड टाइप के थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं वे केवल स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही बनाते हैं। चलिएगा फिर बात करते हैं इसकी अगली स्लाइड की। अगली बार में हमने इसमें लिखा हुआ है इसका मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर किस कारण से होता है, इसका रीजन क्या है। तो यहाँ हमने लिखा हुआ है, when transition elements from octahedral complexes the 5 degenerate orbital split into T2g and EG sets of orbitals। यहाँ हमने लिखा हुआ है कि जब ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं कहाँ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, द 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स स्प्लिट, जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं वे ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, किसमें, T2g में और EG सेट्स ऑर्बिटल्स में। T2g में कौन कौन से आएंगे, dxy, dyz, dzx, और EG में कौन आएंगे, dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। दो सेट में टूट जाते हैं, एक T2g और दूसरा EG। ठीक है, ये दो सेट में टूट जाएंगे। इफ द लिगैंड पोसेस ए स्ट्रॉन्ग फील्ड, अगर लिगैंड कैसा बनाता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाता है, दे कोसेस ए लार्ज डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ T2g और EG। अगर एक हाई फील्ड बना देता है, ये लिगैंड कैसा बना देता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड बना देता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड कब बनेगा, जब लिगैंड स्ट्रॉन्ग होगा। अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग है तो वो एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड बना देगा। इस कंडीशन में जो T2g और EG होंगे ऑर्बिटल्स, इन दोनों की जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। दस द इलेक्ट्रॉन्स विल प्रीफर टू फिल अप द लोअर T2g। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरेंगे, T2g में भरेंगे। या हुंड के नियम का, जो हुंड का नियम है वो फॉलो नहीं होगा, पहले T2g कंप्लीटली फिल्ड होगा, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन जाएंगे EG में। ठीक है, ऑर्बिटल्स, इफ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस द कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर इफ
पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, अगर उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है, तो जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होगा, लो स्पिन होगा या कैसा होगा, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। फिर इसके बाद में हमने लिखा हुआ है ऑन द अदर हैंड, कि दूसरे शब्दों में समझिएगा, इफ द लिगैंड पोसेस ए वीक फील्ड, अगर लिगैंड कैसा बनाता है, वीक फील्ड बनाता है, दे कोसेस ए स्मॉल डिफरेंस इन द एनर्जीज, तब एक छोटा सा डिफरेंस होता है T2G और EG ऑर्बिटल्स की एनर्जीज में। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है thus the electrons will be filled up firstly singly in the T2G and EG orbitals। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स T2G में भरते हैं पहले, मगर कंप्लीट नहीं भरेंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, उनके नियम को फॉलो करेंगे, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन किस में जान लगेंगे, साथ साथ ही EG में। तो पहले T2G और EG दोनों के दोनों कैसे भरेंगे, हाफ फील्ड भरेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे जोड़ा बनाने के लिए, पेयरिंग के लिए, ठीक है। एंड पेयरिंग विल अकर व्हेन मोर इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी फील्ड, सच कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड हाई स्पिन और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कह देंगे, इसमें हाई स्पिन या फिर स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली बार में जो हमने यहाँ जो हमारी स्लाइड मिली हुई है हमें, ये 11वीं स्लाइड है हमारी, इसमें हम इसकी पढ़ रहे हैं कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज को आप समझते होंगे, ये है हमारा उत्प्रेरकीय गुण, ठीक है। कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज को क्या बोल देते हैं, उत्प्रेरकीय गुण। जो उत्प्रेरक का गुण होता है, जो कैटालाइस्ट का प्रॉपर्टीज होती है, जो गुण होता है, वो किस में होता है, वो होता है ट्रांजिशन मेटल्स में सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है, उसका रीजन हम यही पढ़ लेंगे, क्योंकि इनका जो सरफेस होता है वो बहुत ही अधिक होता है और वो रिएक्टेंट को सोख भी लेता है, ठीक है। तो यहाँ पढ़िएगा, मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स पोजेस कैटालाइटिक एक्टिविटी। जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं या उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वे कैटालाइटिक एक्टिविटी शो करते हैं, जैसे कि आयरन है, क्रोमियम है, निकिल है, मोलिब्डेनम है, पैलेडिनियम है, सिल्वर है, टंगस्टन है, प्लेटिनियम है, etc इत्यादि। मेटल्स आर यूज एज कैटालाइस्ट इन डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। विभिन्न प्रकार की केमिकल रिएक्शंस में, डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस में ये यूज किए जाते हैं एज ए कैटालाइस्ट। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है दे आल्सो ऑफर ए लार्ज सरफेस, ठीक है। ये लार्ज सरफेस ऑफर करते हैं एरिया ऑफ द रिएक्टेंट को टू बी एडजॉर्ब सो द प्रोडक्ट आर रेडियली ऑब्टेंड, ठीक है। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोखने से, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं, इनका जो लार्ज सरफेस एरिया होता है उसमें जो रिएक्टेंट होते हैं वे सोख लिए जाते हैं, सोखने से उनकी जो कंसंट्रेशन होती है एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जिससे उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो आपको पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन के, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, जिससे कि जो रिएक्शन है वो कैसी होती है, तेज हो जाती है, ठीक है। ये हमारा जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमारा आज फिनिश हो गया है, खत्म हो गया है। अब जो 3D 4D या 5D के ऊपर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो हम लेकर आएंगे अगले लेक्चर में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।